बीजेपी और समाजवादी पार्टी के लिए प्रतिष्ठा और साख का सवाल बन चुके हैं इस सीट पर हो रहे विधानसभा उपचुनाव। इस सीट पर लंबे समय तक वाम दलों का ही आधिपत्य रहा। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी यानी भाकपा के मित्रसेन यादव 4 बार यहां से विधायक बने। बाद में वो समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए और मित्रसेन यादव के अलग होने के बाद भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का यहां पराभव हो गया। इस सीट पर कांग्रेस को 3 बार, जनसंघ को 1 बार और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को 4 बार, बीजेपी को 2 बार जीत हासिल हुई। तो समाजवादी पार्टी 3 बार और बहुजन समाज पार्टी 1 बार यहां से चुनाव जीती। ये सीट इन पार्टियों के खाते में दर्ज हुई। अभी तक ये सीट समाजवादी पार्टी के पास हुआ करती थी। नमस्कार, मैं हूं ज्ञानेश शुक्ल। यूपी का ज्ञान में आज हम चर्चा करेंगे मिल्कीपुर विधानसभा सीट की। यहां पर उपचुनाव हो रहे हैं जिन पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। दरअसल रामनगरी अयोध्या जिले की 5 तहसीलें हैं, उनमें से एक है मिल्कीपुर तहसील और इसी नाम से विधानसभा सीट भी है, यानी मिल्कीपुर विधानसभा। साल 1967 में यह सीट अस्तित्व में आई थी, आजादी के 20 साल बाद। साल 2008 के परसिमन के बाद यह सुरक्षित सीट घोषित कर दी गई, रिजर्व सीट हो गई। पौराणिक मान्यताओं के संदर्भ में अगर देखें तो त्रेता युग में श्रवण कुमार अपने माता पिता को कांधे पर लेकर मिल्कीपुर के बारून बाजार क्षेत्र के पश्चिम अंधी अंधा आश्रम में पहुंचे थे उस क्षेत्र में, और उन्हें कांवड़ को रखा था, उन्हें बिठाकर पानी लेने चले गए थे क्योंकि उनके माता पिता प्यासे थे। तभी शिकार पर निकले अयोध्या के राजा भगवान राम के पिता राजा दशरथ ने सरयू के किनारे भूलवश उन्हें जानवर समझा और उन पर तीर चला दिया। इस घटना ने राजा दशरथ के जीवन की धारा ही बदल दी। मिल्कीपुर क्षेत्र के आस्तिकन बाजार क्षेत्र में अगस्त मुनि की कुटिया स्थित थी। यहीं पर यमदग्नि ऋषि का भी आश्रम हुआ करता था। इन ऋषियों का वर्णन पुराणों में मिलता है, इस क्षेत्र का वही वर्णन मिलता है। माना जाता है कि आधुनिक काल में मिल्कीपुर की स्थापना मलिकनाथ पासी ने की थी। वे दुर्गा देवी के परम भक्त थे, वीर योद्धा थे। इनके नाम पर ही पहले इस क्षेत्र को मलिकपुर कहा गया, फिर वही नाम बदलते बदलते मिल्कीपुर हो गया और अब इसे मिल्कीपुर के नाम से जाना जाता है। अवध क्षेत्र की मार्शल कौम मानी जाती है पासी जाति। उसकी बड़ी आबादी मिल्कीपुर में निवास करती है। जब हम आबादी के आंकड़ों का जिक्र करेंगे तो इस जाति के जो क्या उसकी सियासी अहमियत है उसकी भी चर्चा करेंगे। यहाँ के मिल्कीपुर की बात करें तो नगर पंचायत कुमारगंज के बंवा गांव में 300 साल पुराना शिव मंदिर है। यहाँ वामदेव आश्रम और कुंड है जहाँ आराधना करने बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुँचते हैं। हर साल यहाँ पर ऐतिहासिक मेला भी लगता है। कहा जाता है कि कई सौ सालों से लगता आया है। यहाँ का सादतगंज का हनुमानगढ़ी वहाँ पर और गुप्तार घाट का पंचमुखी हनुमान मंदिर, ये भी बड़े प्रसिद्ध हैं। अमानीगंज विकासखंड है यहाँ पर। इस ब्लॉक में यहाँ संत भीखादास तपोस्थली है, वो लोगों की आस्था का बड़ा केंद्र है ये तपोस्थली। मिल्कीपुर के ब्लॉक अमानीगंज में कामाख्या देवी का मंदिर भी अति प्रसिद्ध है। तंत्र के जो विशेषज्ञ होते हैं वो भी वहाँ अपनी आराधना करते रहे हैं। वैदिक आध्यात्मिक धार्मिक इस आयाम के साथ ही इको टूरिज्म के जो वैश्विक केंद्र के तौर पर भी मिल्कीपुर को विकसित किया जा रहा है। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद रामनगरी के जिन प्रमुख धार्मिक स्थलों को संवारा जा रहा है, उनको संवर्धन किया जा रहा है, उनमें मिल्कीपुर के धार्मिक स्थल भी शामिल हैं। अयोध्या की उस पेरिफेरी में ही ये आता है। पर्यटन के आयाम के नज़रिए से भी इस क्षेत्र को समझते हैं। यहाँ पर उधेला झील है, उसे लेकर यहाँ पर बड़ी संभावनाएं हैं। और अगर ये इस झील को पहले से कई लंबे समय से मांग उठती रही थी इसके पुनरुद्धार को लेकर, लेकिन अब यहाँ पर कोशिश की जा रही है। सरकारी तौर से भी इसके सुंदरीकरण की कोशिश की जा रही है। सरकार कई प्रयास कर रही है और यहाँ पर प्रवासी पक्षी हर साल बड़ी तादाद में आते हैं। उत्तर प्रदेश इको टूरिज्म विकास बोर्ड यहाँ पर पर्यटक सुविधाएं विकसित कर रहा है। उम्मीद जताई जा रही है कि पर्यटक स्थल के तौर पर जब ये विकसित हो जाएगा, ये उधेला झील यहाँ पर ये पूरा क्षेत्र, तो फिर ना सिर्फ उधेला क्षेत्र और आसपास का जो इलाका है बल्कि पूरे मिल्कीपुर के विकास को भी गति मिलेगी, क्योंकि पर्यटक बड़ी तादाद में यहाँ पर आने शुरू होंगे। यहाँ का विकास खंड है हरिंगटनगंज।
यहाँ का ग्राम प्रधान पंचायत है रेवना। यहाँ पर ग्रामीण स्टेडियम भी, उसका भी निर्माण कार्य हो रहा है। इसका शिलान्यास सीएम योगी आदित्यनाथ पिछले साल ही कर चुके हैं और यहाँ के लोग मानते हैं कि इसके जरिए ग्रामीण युवाओं को खेलकूद की दिशा में प्रोत्साहित करने में काफ़ी मदद मिलेगी। तो कई उम्मीदें जताई जा रही हैं। और इसी क्षेत्र का यानी मिल्कीपुर का ही कुमारगंज कस्बा है, वहाँ पर प्रख्यात जो संस्थान है नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, यहाँ पर बड़ी तादाद में लोग अध्ययन करने आते हैं। हालांकि शिक्षा और उद्योग धंधों के मामले में अगर मिल्कीपुर की बात करें तो ये बहुत ही पिछड़ा हुआ इलाका है, बहुत कुछ किया जाना यहाँ पर बाकी है। अब जरा जातीय समीकरणों के लिहाज से इस मिल्कीपुर सीट का आकलन करते हैं। इस विधानसभा क्षेत्र में वोटर्स की तादाद 3.25 लाख के करीब है, जिनमें सर्वाधिक संख्या अगर कहेंगे तो अनुसूचित जाति के वोटरों की है। इनमें से भी जो दलित बिरादरी के वोटर्स हैं उनमें भी पासी बिरादरी के सबसे ज़्यादा है, 55 से 60 हज़ार के बीच ये वोटर्स माने जाते हैं। यहाँ बड़ी निर्णायक स्थिति में है। इसके अलावा 30,000 मुस्लिम वोटर्स भी हैं, 55,000 यादव बिरादरी के भी वोटर्स हैं। सवर्ण बिरादरी में सबसे अधिक ब्राह्मण समाज के वोटर हैं, वो सबसे बड़ी आबादी है, 60,000 के करीब वोटर हैं ब्राह्मण बिरादरी के। क्षत्रिय और वैश्य समाज हैं, इनकी 25 और 20,000 इस आबादी है। क्षत्रिय 25,000 है, वैश्य बिरादरी 20,000 के करीब है। अन्य भी जातियां हैं, कोरी जाति है 20,000, चौरसिया हैं 18,000, साथ ही पाल हैं, मौर्य हैं, कई बिरादरियां भी ये अहम हैं। लेकिन पासी और ब्राह्मण ये दो यहाँ पर निर्णायक किरदार निभाती रही हैं ये जातियाँ, और यही वजह है चूंकि ये रिजर्व सीट है, सारे मुख्य कैंडिडेट्स पासी बिरादरी के हैं, इसलिए यहाँ पर ब्राह्मण जाति के वोटरों को अपने पक्ष में लामबंद करने की भरपूर कोशिश होती रही है, इस बार भी हो रही है। अब यहाँ के जरा चुनावी इतिहास को भी समझ लेते हैं कि ये जो सीट थी 1967 में अस्तित्व में आई थी, और जब यहाँ पर पहली बार चुनाव हुआ तो पूरे देश में भी उस वक्त कांग्रेस का डंका बजा करता था। यहाँ पर भी कांग्रेस के रामलाल मिश्रा चुनाव जीते, विधायक चुने गए, पहले विधायक बने। फिर 1969 में चुनाव हुए, तब इस सीट पर जीत की बाजी हाथ लगी भारतीय जनसंघ पार्टी के हाथ, और उसके हरनाथ तिवारी यहाँ से चुनाव जीते थे। 1974 में इस सीट पर फिर से कांग्रेस को जीत हासिल हुई, धर्मचंद यहाँ से विधायक बने। 1977 में इस सीट पर धर्मचंद चुनाव लड़े, लेकिन वो हार गए थे। तब यहाँ पर पहली बार खाता खोला था भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने, उसके मित्रसेन यादव ने जीत दर्ज की। फिर तो इस सीट पर अगले कई दशकों तक मित्रसेन यादव का ही परचम फहराता रहा। मित्रसेन यादव फैजाबाद जो संसदीय सीट है वहाँ से 3 बार लोकसभा के सदस्य भी चुने गए, और मिल्कीपुर से यहाँ से तो विधायक वो चुने ही गए थे 4 बार। समाजवादी पार्टी और बीएसपी में भी शामिल हुए बाद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को छोड़कर। और साल 1980 में वहाँ की बात करें, जब 77 में जीते मित्रसेन यादव, 1980 में उन्होंने कांग्रेस के रामहेत को हराया। 1985 में मित्रसेन यादव ने कांग्रेस के हनुमान प्रसाद त्रिपाठी को मात दी और जीत की हैट्रिक लगा दी, लगातार जीतते रहे। हालांकि साल 1989 का जब चुनाव आया तो मित्रसेन यादव को यहाँ पर हार का सामना करना पड़ा, मात सहनी पड़ गई। तब कांग्रेस प्रत्याशी के तौर पर चुनावी मैदान में उतरे थे ब्रजभूषण मणि त्रिपाठी, और 6,044 वोटों का मार्जिन रहा और उससे वो चुनाव जीत गए थे। लेकिन उसी साल लोकसभा के चुनाव हुए और तब मित्रसेन यादव फैजाबाद सीट से सांसद बनने में कामयाब हो गए। विधायक का तो नहीं जीते, लेकिन सांसद बनने में वो कामयाब हो गए थे। साल 1991 में मिल्कीपुर सीट पर पहली बार भारतीय जनता पार्टी का खाता खुला। ये वो दौर था जब राम मंदिर आंदोलन का उसकी शुरुआत हो रही थी, तब बीजेपी का खाता खुला। बीजेपी के मथुरा प्रसाद तिवारी यहाँ से चुनाव जीते थे। उन्होंने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के कमलासन पांडे को सिर्फ 415 वोटों के मामूली से अंतर से, इतने फर्क से चुनाव हरा दिया था। इसके 2 साल बाद 1993 में जब चुनाव हुआ, तब भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने फिर से मित्रसेन यादव को टिकट दिया और उन्होंने इस सीट पर जीत हासिल कर ली। फिर से अपनी इस सीट पर वो काबिज हो गए, विधायक बन गए। उन्होंने तब बीजेपी के मथुरा प्रसाद तिवारी को हराया, लेकिन वो भी हार जो थी, जीत हार 775 वोटों की ही थी, यानी बहुत ही कम मार्जिन से। 1996 में फिर से
मित्रसेन यादव ही यहां से विधायक चुने गए, लेकिन इस बार फर्क यह पड़ा कि वो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के बजाय समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़े थे, समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए थे। फिर इसके बाद से भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का यहां से एक तरीके से पत्ता ही साफ हो गया। उसके बाद 1998 में लोकसभा का जो चुनाव हुआ उसमें मित्रसेन यादव समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़े और चुनाव जीतकर वो सांसद बन गए थे। लिहाजा फिर उन्होंने ये सीट छोड़ दी थी, इस्तीफा दिया था और यहाँ पर मिल्कीपुर सीट पर उस वक्त ये खाली होने से यहाँ पर उपचुनाव हुए थे। तब समाजवादी पार्टी ने रामचंद्र यादव को यहाँ पर टिकट दिया और वो विधायक बनने में कामयाब हो गए। फिर 2002 का जब विधानसभा चुनाव आया तब इस सीट के सिटिंग विधायक रामचंद्र यादव का टिकट जो है उसे काट दिया गया और क्योंकि इस सीट पर चुनाव लड़े थे समाजवादी पार्टी की तरफ से आनंद सेन यादव, ये मित्रसेन यादव के बेटे थे और उनके बेटे होने के नाते उनकी विरासत उन्होंने संभाली और वो यहाँ से चुनाव लड़े और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के दिनेश प्रताप सिंह को चुनाव हराया था। 2004 के आम चुनाव में मित्रसेन यादव बीएसपी के बहुजन समाज पार्टी के टिकट से फैजाबाद सीट से सांसद चुन लिए गए थे। समाजवादी पार्टी से बागी हो गए और बीएसपी में शामिल हो गए और जब उन्होंने समाजवादी पार्टी छोड़ी तो उनके बेटे आनंद सेन यादव ने भी समाजवादी पार्टी से किनारा कस लिया। सपा छोड़ा उन्होंने तो आनंद सेन यादव ने विधानसभा की अपनी जो उनकी सदस्यता थी उससे भी इस्तीफा देना पड़ा। मिल्कीपुर सीट पर फिर से उपचुनाव हुए। तब समाजवादी पार्टी ने जो पहले विधायक हुए थे रामचंद्र यादव उन्हीं पर दांव आजमाया और उन्होंने बीएसपी उम्मीदवार के तौर पर चुनावी मैदान में उतरे आनंद सेन यादव को पटखनी दे दी, उन्हें मात दे दी। लेकिन साल 2007 के विधानसभा जब चुनाव हुआ तब भी दोनों के ही बीच में मुकाबला हुआ, लेकिन 2007 में जीत की बाजी आनंद सेन यादव के हाथ लगी। तब उन्होंने समाजवादी पार्टी के रामचंद्र यादव को हरा दिया था। इसके बाद आनंद सेन यादव मायावती की सरकार में उन्हें मंत्री भी बनाया गया। यहाँ से जब वो चुनाव जीते खाद्य प्रसंस्करण मंत्री राज्य मंत्री का उनकी कुर्सी दी गई, ये जिम्मा उनको दिया गया था। हालांकि हत्या का गंभीर आरोप उन पर था, इस वजह से वो जेल में निरुद्ध थे। लिहाजा जब मंत्रिमंडल की शपथ हो रही थी तब तो वो नहीं शामिल हो पाए। बाद में उनके लिए अलग से जो मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण होता है मंत्री पद का, वो आयोजित किया गया था और 2007 में लेकिन वो उस मामले में फंसते चले गए हत्या के मामले में, तो उनको फिर इस मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। फिर 2008 आ जाता है साल, तब परसिमन हुआ उत्तर प्रदेश में सीटों का और उसके बाद मिल्कीपुर सीट को अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित घोषित कर दिया गया। यानी अब ये 2008 के बाद से रिजर्व सीट का इसको ऐलान किया गया और जब रिजर्व होने गई उसके बाद पहली बार यहाँ पर विधानसभा के चुनाव हुए 2012 में और तब समाजवादी पार्टी ने अवधेश प्रसाद को चुनावी मैदान में उतारा। उन्होंने बीएसपी के पवन कुमार को मात दी, हरा दिया। 2017 का विधानसभा चुनाव आया, तब मिल्कीपुर सीट पर बीजेपी ने बाबा गोरखनाथ इन्हें टिकट दिया और उन्होंने जीत भी ली ये सीट। अवधेश प्रसाद को इन्होंने 28,276 वोटों के एक बड़े मार्जिन से हरा दिया। ये बड़ी गढ़ मानी जाती थी समाजवादी पार्टी की, तब भी बीजेपी ने यहां पर डेंट दिया। 2022 का विधानसभा चुनाव आया तो समाजवादी पार्टी के अवधेश प्रसाद ने अपना बदला पूरा किया और 13,338 वोटों के मार्जिन से ये सीट जीतने में सफल रहे। उन्होंने बीजेपी के प्रत्याशी यानी उस वक्त के जो सिटिंग विधायक थे बाबा गोरखनाथ, उन्हें 90,000 से ज़्यादा वोटों से, मतलब 90,000 वोट मिले थे, 13,338 वोटों से हरा दिया था। बीएसपी की मीरा देवी चुनाव लड़ी थी, 14,427 वोट उन्हें मिले थे। कांग्रेस के ब्रजेश रावत उनकी तरफ से लड़े थे, उन्हें 3,166 वोट ही मिल सके थे। और ये जब चुनावी जीत हुई इसके 2 वर्षों बाद 2022 के बाद 2024 में यानी पिछले साल ही जब लोकसभा चुनाव हुए और उस चुनाव में सबको पता है कि अवधेश प्रसाद फैजाबाद संसदीय सीट से चुनाव लड़े और जीत गए। उन्होंने सिटिंग सांसद लल्लू सिंह को 55,000 से ज़्यादा वोटों से हरा दिया था, इस मार्जिन से, इस अंतर से। ये बड़ी हार हुई थी जिसे बीजेपी के लिए बड़ी शर्मनाक हार माना गया था। पिछले साल हुए आम चुनाव में जो अवधेश प्रसाद को जीत मिली थी, कहा जाता है कि इसमें मिल्कीपुर क्षेत्र का बड़ा योगदान रहा है और अगर आंकड़ों को देखेंगे तो ये बात तस्दीक भी होती है। दरअसल लल्लू सिंह कई और जगहों से हारे, लेकिन जो मिल्कीपुर क्षेत्र था यहाँ 7,733 वोटों से पिछड़ गए थे। तो एक बड़ा मार्जिन बनाने में मिल्कीपुर क्षेत्र का भी योगदान रहा बीजेपी की हार में, लल्लू सिंह की हार में। और जब अवधेश प्रसाद चुनाव जीते
तो सर्वविदित है किस तरीके से अखिलेश यादव उन्हें संसद के भीतर, संसद के बाहर अपने साथ वो खड़ा रखते थे जब भी कोई बयान देते थे, और बीजेपी पर कटाक्ष करते थे, तंज कसते थे। अवधेश प्रसाद तो एक तरीके से बीजेपी की उत्तर प्रदेश में जो हार, जो झटका दिया समाजवादी पार्टी ने, अखिलेश यादव ने, उसके लिए समाजवादी पार्टी के पोस्टर बॉय बन गए थे। अब चलते हैं, जो मौजूदा चुनावी सियासत है, रस्साकशी है, आखिरी दौर में आ गई है। मिल्कीपुर वोटिंग के लिए जा रहा है। तब यहाँ पर अगर यहाँ की चुनाव को देखें तो 14 उम्मीदवार उन्होंने पर्चा दाखिल किया था, और फाइनली 4 के रद्द हो गए थे, 4 तकनीकी खामियों की वजह से, 4 निर्दलियों का। लेकिन अब यहाँ पर 10 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। इसमें से समाजवादी पार्टी की तरफ से अजित प्रसाद हैं, जो अवधेश प्रसाद के बेटे हैं। बीजेपी ने खासे मंथन के बाद चंद्रभानु पासवान को टिकट दिया, तो आजाद समाज पार्टी ने आखिरी एन मौके पर, आखिरी जब वक्त हो रहा था नामांकन का, तब अपना प्रत्याशी उन्होंने उतारा। बीएसपी सुप्रीमो मायावती पहले ही उपचुनाव में कह चुकी हैं कि किसी उपचुनाव का हिस्सा नहीं बनेगी, उससे पहले से ही परहेज कर चुकी हैं। तो बीएसपी तो चुनावी मैदान से बाहर है ही, कांग्रेस भी इस उपचुनाव से किनारा कस चुकी है, और कांग्रेस की तरफ से बयान दिया गया है कि समाजवादी पार्टी को वो समर्थन दे रहे हैं। समाजवादी पार्टी दिल्ली में भले ही आम आदमी पार्टी को समर्थन दे रहे हो, लेकिन यहाँ पर कांग्रेस जो है समाजवादी पार्टी को समर्थन दे रही है। अजीत प्रसाद की बात करें, इंटरमीडिएट पास हैं, 1.5 दशक से समाजवादी पार्टी में सक्रिय हैं, सपा की प्रदेश कार्यकारिणी के भी सदस्य रहे हैं, जिला पंचायत का चुनाव लड़े थे, लेकिन चुनाव हार गए थे। 2017 में बारी आई थी चुनाव लड़ने की उनकी, तब वो जगदीशपुर से समाजवादी पार्टी का उन्हें प्रत्याशी घोषित किया गया था, लेकिन फिर कांग्रेस के साथ गठबंधन हो गया था। 2 लड़कों की जोड़ी की मामला सामने आया था, अखिलेश और राहुल साथ आ गए थे, उसकी वजह से समाजवादी पार्टी ने ये सीट छोड़ दी थी। लिहाजा अजित प्रसाद 2017 में चुनाव नहीं लड़ सके थे। अब पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं, उपचुनाव में चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं। तो जाहिर सी बात है, सपाई खेमा उनकी जीत के लिए, उनको जिताने के लिए पूरी ताकत झोंके हुए हैं। पेशे से वकील और व्यवसायी, रुदौली के निवासी हैं चंद्रभानु पासवान, जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं। उनका कारोबार गुजरात तक फैला हुआ है। बीजेपी की जिला कार्य समिति के सदस्य भी हैं। उनकी पत्नी कंचन पासवान रुदौली से लगातार दूसरी बार जिला पंचायत सदस्य हैं। उनके पिता सार्वजनिक जीवन में सक्रिय रहे, पंचायत स्तर के चुनाव पदाधिकारी रहे, लेकिन चंद्रभानु पासवान अब तक उन्होंने कोई भी चुनाव नहीं लड़ा, सिर्फ संगठन के लिए काम किया था। इस सीट पर जो आजाद समाज पार्टी है, उनकी तरफ से जो सूरज चौधरी जो चुनावी मैदान में उतरे हैं, एक वक्त हुआ करता था तब वो सपा के नेता अवधेश प्रसाद के करीबी माने जाते थे। उनके चुनाव में वो सक्रिय रहा करते थे, लेकिन जब से ये चुनाव डिक्लेयर हुए यहाँ पर तारीखें, तब वो सपा को छोड़कर आजाद समाज पार्टी का हिस्सा हो गए। मुकाबले को त्रिकोणीय बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जमीनी मुकाबले की अगर बात करें, जो आम जनता देख पा रही है, तो यहाँ 2 ध्रुवी मुकाबला बना हुआ है। समाजवादी पार्टी जहां पर अपनी इस सीट को बरकरार रखने की जंग लड़ रही है, तो वहीं अयोध्या की चुनावी हार की टीस मिटाने के लिए बीजेपी इस सीट को हर हाल में जीतने के लिए मशक्कत कर रही है। और जब चुनाव प्रचार का आखिरी दौर रहा, तो यहां पर माहौल बनाने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने अपनी सारी ताकत झोंक दी। सपाई और बीजेपी, इन 2 खेमों ने तो जमकर यहां पर चुनाव प्रचार किया, यहां के पूरे क्षेत्र को मथ डाला। अब यहां की जनता किस पर एतबार करती है और किसके फायदे पर मुहर लगाती है, सबकी निगाहें इसी ओर लगी हुई हैं। सभी इसी ओर सोच रहे हैं कि आखिर जनता का फैसला क्या होगा। यहां की चुनावी गतिविधि को जानने, समझने, परखने के लिए आप बने रहिए पीटीसी न्यूज उत्तर प्रदेश के साथ। नमस्कार।